वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म कंसेप्ट के अंदर सेकंड पार्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म को लाने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर फर्स्ट फैक्टर माना जाता है जो मर्केंटिलिज्म को लाने में रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही 15th सेंचुरी का एंड हुआ, चेंजेस मार्केट में आ रहे थे इकोनॉमिक लाइफ में। डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्सचेंज इकोनॉमी में कन्वर्ट होती, यानी कि जो डोमेस्टिक घरेलू चीज़ें थी वो अब एक्सचेंज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही थी, यानी कि उसको बाय एंड सेलिंग करने में कन्वर्ट करा जा रहा था। तो इसलिए एक कारण ये भी है, इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि मर्केंटिलिज्म क्यों आया। मर्केंटिलिज्म इसलिए आया क्योंकि एक्सचेंज चीज़ें यहाँ पे एक्सचेंज होना बढ़ गई थी। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना किसी दूसरी चीज़ के बदले, तो वहाँ पे किसी चीज़ को बेचना, ख़रीदना, तो यहाँ पे वो डोमेस्टिक इकोनॉमी किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सचेंज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी। तो जब डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्सचेंज इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई तो यहाँ पे मर्केंटिलिज्म आया। जो एग्रीकल्चर था वो इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रखा है, एग्रीकल्चर किस में कन्वर्ट होता है, इंडस्ट्री में कन्वर्ट होता। ट्रेड जो था, इकोनॉमिक फैक्टर क्या, ट्रेड जो था वो इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया और ये सोशो इकोनॉमिक सेटअप को लेकर आ गया। अलग अलग एजेस में, अलग अलग टाइम पीरियड में सोशल इकोनॉमिक सेटअप, यानी कि वेलफेयर भी करना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, वेलफेयर भी करना और प्रॉफिट मोटिव करना भी ये मार्केट में आ चुका था। तो पहला फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर में यहाँ पे मर्केंटिलिज्म क्यों आया, वेल्थ क्रिएट करना क्यों रिस्पॉन्सिबल बन गया, वेल्थ की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी कन्वर्ट हुई थी एक्सचेंज के अंदर। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सपोर्ट मांग रहा था, इसलिए यहाँ पे मर्केंटिलिज्म बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, एक्सचेंज बढ़ा और ट्रेड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी से सोशो इकोनॉमिक सेटअप बढ़ाया गया, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर भी इंपॉर्टेंस में लेकर आए गए और यहाँ पे कैपिटलिज्म को भी यहाँ पे लेकर आया, प्रॉफिट मोटिव को भी लेकर आया। तो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर एक ये भी है कि मर्केंटिलिज्म आया है। Along with the expansion of commerce, there were improvement in transport, agriculture, population, etc. Mercantilist thought was the outcome of these development. Important line बता रखी है कि ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर और इनमें पॉपुलेशन में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ये बढ़ रही थी, एक्सपेंशन हो रहा था, तो धीरे धीरे एक्सचेंज की ज़रूरत थी, ट्रेड करने के थॉट की ज़रूरत थी। तो इस ट्रेड करने के थॉट को लाने के लिए यहाँ पे मर्केंटिलिज्म का एक बॉन्ड हुआ, मर्केंटिलिज्म क्रिएट हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। और गोल्ड एंड सिल्वर की भी यहाँ पे डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी, गोल्ड एंड सिल्वर की भी यहाँ मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी, गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी। तो इस कारण से भी एक तरीके से मर्केंटिलिज्म आया मार्केट में और मर्केंटिलिज्म थॉट से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ। ये जो पॉपुलेशंस है और जो ट्रांसपोर्ट है और एग्रीकल्चर है, इन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट की वजह से भी इनको डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मर्केंटिलिज्म का फैक्टर आया है। तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर ये हुआ कि एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्सचेंज में कन्वर्ट हुई थी, इसलिए यहाँ मर्केंटिलिज्म आया। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सपोर्ट मांग रहा था, इसलिए मर्केंटिलिज्म आया। और एक सोशियो इकोनॉमिक सेटअप बढ़ाने के लिए मर्केंटिलिज्म आया। कॉमर्स को एक्सपेंशन बढ़ रहा था, इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा था ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, पॉपुलेशन में, तो इस कारण से मर्केंटिलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पे वेल्थ को क्रिएट करना सिखाया जाता है, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, करेंसी का इम्प्रूवमेंट कैसे हो, गोल्ड एंड सिल्वर की इंपॉर्टेंस बताई गई है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें उस समय क्रिएट हुई थी जब मर्केंटिलिज्म का जन्म हुआ। सेकेंड क्या, पॉलिटिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है मर्केंटिलिज्म को क्रिएट करने में। जब मिडिल एजेस का एंड हुआ तो नेशनलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फोर्स बन रहा था। इन चीज़ों का यूरोप के अंदर रीनाइसेंस हो गया। रीनाइसेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पुनर्जन्म होना या पुनर्गठन करना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, वापस से अगेन क्रिएट करना, जो चीज़ डेड हो जाती है उसको वापस से क्रिएट करना। तो टुवार्ड द एंड ऑफ
मिडिल एजेस नेशनलिज्म यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, यूरोप के अंदर चेंजेस आ रहे थे। तो इस कारण से जो जो कंट्रीज़ थी, जैसे स्ट्रॉन्ग नेशंस थे, वो अपना इंडिपेंडेंस चाहती थी, वो चाहती थी हमें फ्रीडम मिले। तो फ्रीडम किसके थ्रू मिलेगा? यहाँ पे ट्रेड करने के थ्रू। फ्रीडम किस कंट्री को ज़्यादा मिलता है? जिसकी वेल्थ अच्छी होती है। तो वेल्थ कैसे क्रिएट कर रहे हैं? इसलिए मर्केंटिलिज्म यहाँ पे क्रिएट हुआ। सो इट इज़ रिजल्टेड in the emergence of strong nation like England, France, Spain, etc. Feudalism come to an end and the king become more powerful. तो किंग धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन के अंदर और अदर कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप में। तो इसलिए इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए मर्केंटिलिस्ट ने क्या करा? रेगुलेट करा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को लोगों के साथ। पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी कि जो नेशन है उसको पावरफुल बनाना, जो किंग है उनको पावरफुल बनाना, जो किंग है उनको इंडिपेंडेंट करना, इंडिपेंडेंस देना उनको, और यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये मर्केंटिलिस्ट थ्योरी आई है। क्योंकि मर्केंटिलिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि वेल्थ को कैसे इंक्रीज़ करा जाए, करेंसी को कैसे इंपॉर्टेंस दी जाए, गोल्ड एंड सिल्वर को कैसे इंपॉर्टेंस दी जाए। और इस चीज़ के लिए यहाँ पे मर्केंटिलिस्ट थ्योरी पॉलिटिकल फैक्टर के द्वारा रिस्पॉन्सिबल होती है। पॉलिटिकल फैक्टर तब स्ट्रॉन्ग होता है जब किंग पावरफुल होता है, जब इंडिपेंडेंस होती है कंट्री, जब है ना फ्रीडम मिलती है, तो पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में बता रखा है। थर्ड पॉइंट है रिलीजियस फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है मर्केंटिलिस्ट का? रिलीजियस फैक्टर, जैसे द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट कैथोलिक चर्च। पहले कैथोलिक चर्च का एक एग्जांपल दे रखा है। रोमन कैथोलिक चर्च में मूवमेंट उनके अगेंस्ट आ रहा था, तो अथॉरिटी ने पोप को चैलेंज करा। पोप यहाँ पे रोमन चर्च के फादर जो होते हैं उनको पोप कहते हैं। इनिशियली रोमन कैथोलिक चर्च कंट्रोल द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ नेशन, और धीरे धीरे उन्होंने नेशन की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना चालू करा। तो रिलीजियस अगर फ्रीडम चाहिए, रिलीजियस फैक्टर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करे रोमन कैथोलिक चर्च, तो इसलिए उन्होंने वेल्थ का सपोर्ट लिया कि वेल्थ कैसे इंक्रीज़ करके हम जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल में लेकर आए। और जैसे ही पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी वेल्थ के थ्रू कंट्रोल आ जाएगी, तो उनकी एक तरीके से अथॉरिटी यहाँ पे बनी रहेगी लोगों के ऊपर। जो पोप होते हैं उनकी अथॉरिटी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो लोगों के ऊपर अथॉरिटी बनाने के लिए इन्होंने मर्केंटिलिज्म थ्योरी का सहारा लिया, जिसमें किस तरीके से ये वेल्थ इंक्रीज़ करेंगे, किस तरीके से इनके पास जितना ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर आएगा उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। इसलिए रिलीजियस फैक्टर भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो मर्केंटिलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है। कल्चर फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल्चर फैक्टर क्या फैक्टर होता है कि हमारी कंट्री की जो चीज़ें होती है उस चीज़ों से बाहर निकल के हेवनली लाइफ से कल्चरल लाइफ की तरफ बढ़ना, ये कल्चर फैक्टर होता है। अब हेवनली लाइफ से कल्चरल लाइफ यानी एक कंट्री की दूसरी कंट्री के कल्चर को समझना, एक कंट्री के लोगों के द्वारा दूसरे कंट्री के कल्चर को समझना, लर्निंग करना लोगों के द्वारा, न्यू लाइट ऑफ कल्चर, ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये मर्केंटिलिज्म के थ्रू पॉसिबल है। जैसे ही कंट्री की वेल्थ इंक्रीज़ होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, कंट्री का गोल्ड एंड सिल्वर की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तो कंट्री के अंदर कल्चर भी चेंज होगा। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो यहाँ पे कल्चर उनका चेंज होता ही है, क्योंकि बाहर का कल्चर इंटरनल कल्चर में यहाँ पे अडॉप्ट करती है कंट्री, खुद के कल्चर में मिक्स करती है। सो कल्चरली ऑल्सो यूरोप वॉज अंडरगोइंग अ शार्प चेंज, रीनाइसेंस गिव अ न्यू लाइट ऑफ लर्निंग। हर चीज़ का एक न्यू लर्निंग यहाँ पे किया जाने लगा, हर चीज़ को एक रीनाइसेंस करा। रीनाइसेंस यानी कि हर चीज़ को पुनर्गठन करा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करा। सो कल्चरली ऑल्सो यूरोप वॉज अंडरगोइंग अ शार्प चेंज। यूरोप में चेंज लाने में कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लर्निंग जो कल्चर का है वो मर्केंटिलिज्म से ही पॉसिबल हुआ। धीरे धीरे एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज इकोनॉमी क्रिएट हुई, कल्चर का भी इस तरीके से एक्सचेंज हुआ। खुद की कंट्री के कल्चर, हेवनली कल्चर को यहाँ पे एक्सटर्नल कल्चर के साथ अडॉप्ट करा गया। दस रिजल्ट मनी कम टू ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, क्या है कि मनी को इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया। मनी उस समय गोल्ड एंड सिल्वर को दिया जाता था, इसलिए यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया? कल्चर फैक्टर को चेंज करने में मनी को, जिससे ह्यूमन एक्टिविटी और इंक्रीज होती गई। फिफ्थ पॉइंट बता रखा है फैक्टर में साइंटिफिक फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइंटिफिक फैक्टर किस तरीके से? इंप्रूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मार्केट में आने लग गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ। उसी टाइम पे इन्वेंशन ऑफ कंपास, प्रिंटिंग प्रेस, ये चीज़ें नई क्रिएट हुई थी, न्यू क्रिएट हुई थी। तो इन चीज़ों के जब क्रिएट ये हुई, तो इन चीज़ों को यहाँ पे किस तरीके से लोगों तक पहुँचाना, इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए किस तरीके से वेल्थ की ज़रूरत थी,
नई नई कंट्रीज़ के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा था, इन्वेंशंस बन रहे थे, तो ये किसके थ्रू हुआ पॉसिबल है? मर्केंटिलिज्म के थ्रू। क्योंकि मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या कहती है कि कैसे वेल्थ क्रिएट करो, जब वेल्थ आएगी, जब मनी होगा, तभी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा इन्वेंशंस का, इम्प्रूवमेंट होगा साइंटिफिक चीज़ों का, इम्प्रूवमेंट होगा नए आइडियाज़ और नए नॉलेज का, जो साइंटिफिक इन्वेंशन को प्रमोट करती है। सो ऐसी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने हेल्प करना इम्प्रूव करना चालू कर दिया वेल्थ के थ्रू, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, इम्प्रूवमेंट करती है, इन्वेंशंस करती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई है। तो ये सारी बातें इसके अंदर साइंटिफिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड होती है। तो आज हमने बात कौन कौन सी करी? आज हमने बात करी यहाँ पे मर्केंटिलिज्म थ्योरी की, जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी के फैक्टर्स बताती है। फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी के बताते हैं। फर्स्ट फैक्टर पढ़ा हमने इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें यहाँ पे डोमेस्टिक का एक्सचेंज इकोनॉमी के साथ रिप्लेसमेंट हुआ, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ प्रमोट करा गया, जिसमें वेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस थी, गोल्ड एंड सिल्वर की बहुत इंपॉर्टेंस थी। इस कारण से यहाँ पे ट्रेड को एक इम्पॉर्टेंट स्थान या प्लेस दिया गया। पॉपुलेशन का एक्सपेंशन और एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ, इस कारण से यहाँ पे मर्केंटिलिज्म को इंपॉर्टेंस दी गई। पॉलिटिकल फैक्टर में कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस चाहती थी, कंट्री पावरफुल स्ट्रॉन्ग होना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे मर्केंटिलिज्म थ्योरी का क्रिएट करना इन्होंने पॉसिबल समझा। रिलीजियस फैक्टर बहुत थे, रिलीजियस जो फादर थे, रिलीजियस जो संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थी, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मर्केंटिलिज्म थ्योरी का सहारा लेती थी। मर्केंटिलिज्म थ्योरी का यूज़ करके, मर्केंटिलिस्ट थ्योरी की जो बातों को सोचकर वो लोग क्या करते थे, किस तरीके से वेल्थ अपनी क्रिएट करते थे, अलग अलग ट्रेड का यूज़ करके, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यूज़ करके ये इस चीज़ को पॉसिबल समझते थे। कल्चर फैक्टर, यहाँ पे कंट्री का कल्चर बाहर के कल्चर के साथ रिप्लेस हो रहा था, इस कारण से मर्केंटिलिज्म वापस से आया है। साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे जिस टाइम मर्केंटिलिज्म थ्योरी आई, उस टाइम कंपास और प्रिंटिंग प्रेस का इम्पोर्टेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट तरीके से इन्वेंशन हुआ था। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों का इम्प्रूवमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेंशंस हो रहे थे, तो इस कारण से यहाँ पे साइंटिफिक फैक्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी को प्रमोट करता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्केंटिलिज्म थ्योरी। थैंक यू।